एक लड़की ने जिसे अपना सब कुछ समझा, उसी ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। और वहीं दूसरी तरफ एक अनजान व्यक्ति जिसने उसे हर जन्म में सेव किया। मूवी की शुरुआत होती है और हम हमारी हीरोइन शिनयान को देखते हैं। और शिनयान को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। और शिनयान चौंकते हुए बहुत ही अजीब नजरों से अपने आसपास देख रही होती है, क्योंकि शिनयान के साथ एक और लड़की का किडनैप हुआ है जिसका नाम है जियांग। और शिनयान को याद आता है इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है वो उसके पिछले जन्म में हो चुका है और ये उसका पुनर्जन्म है। और ये गुंडे जिसने इन दोनों को किडनैप किया है वो शिनयान के बॉयफ्रेंड लू फेंग से कह रहे होते हैं, तुम इन दोनों में से किसी एक को ही बचा सकते हो। और लूफेंग कहता है मैं शिनयान को बचाऊंगा। और जियांग जो कि लूफेंग की सौतेली बहन है उससे कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। और लूफेंग की बात सुनकर शिनयान मन में कहती है बिल्कुल वैसे ही जैसे लूफेंग ने मुझे पिछले जन्म में बचाया था। लेकिन इसे नहीं पता था कि इसके बाद जियांग की डेथ हो जाएगी। और जियांग के मरने के बाद लूफेंग बिल्कुल बदल गया। इसने शिनयान का जीना हराम कर दिया था और उसे हमेशा कहता रहता था तुम्हारी वजह से जियांग मर गई तो तुम क्यों जिंदा हो, तुम क्यों नहीं मर जाती। और शिनयान को पता चलता है कि लू फेंग तो जियांग से ही प्यार करता था और इन दोनों के नाजायज संबंध थे। लेकिन सौतेली बहन होने की वजह से ये दोनों अपना रिश्ता पब्लिकली अनाउंस नहीं कर सकते थे। और अब शिनयान अपने मन में कह रही होती है जो कुछ पिछले जन्म में हुआ मैं इस जन्म में वो सब कुछ नहीं होने दूंगी। और जब लूफेंग इन गुंडों से कह रहा होता है शिनयान को छोड़ दो, तब जियांग रो रो कर लूफेंग से कह रही होती है प्लीज मुझे बचा लो। और जैसे ही ये गुंडे शिनयान को छोड़ने वाले थे, शिनयान जाने से इनकार कर देती है और जियांग को छोड़ने के लिए बोलती है। और फिर लूफेंग शिनयान से कहता है मैं बहुत जल्दी पैसे लेकर वापस आऊंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और अब लूफेंग के जाने के बाद ये गुंडा शिनयान के संग बदतमीजी कर रहा होता है, मगर शिनयान पहले खुद पर कंट्रोल करती है और फिर मुस्कुराते हुए इस आदमी से कहती है ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो प्लीज थोड़ा आराम से। और शिनयान के मुंह से ये बात सुनकर ये गुंडा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर अपने सारे आदमी को ऐसे जाने के लिए बोलता है। और फिर जैसे ही शिनयान के क्लोज आता है, शिनयान इसका चाकू निकाल कर इसी में घोंप देती है और फिर जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। और फिर ये गुंडे शिनयान को देख लेते हैं और शिनयान इनसे बचने के लिए भाग रही होती है, तभी भागते भागते शिनयान के पैर में चोट लग जाती है। और अब शिनयान भागते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है और शिनयान का पीछा करते हुए ये गुंडे भी शिनयान के पीछे आ जाते हैं और ये सब के सब शिनयान का रेप करना चाह रहे थे। मगर तभी ये लोग यहाँ पर किसी को आता हुआ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी आर्मी की टीम पहुंच चुकी थी। और इन सब सोल्जर में से बिल्डिंग के टॉप पर एक ही सोल्जर आता है और इसे अकेला देखकर ये गुंडे कहते हैं ये अकेला है, इसे जान से मार डालो। मगर ये एक अकेला सोल्जर इन सब पे भारी पड़ जाता है और फिर इन सब की पिटाई लगाने के बाद अपना मार्क्स निकालता है। और ये है हमारा हीरो जिसका नाम है जिनलियो। और जिनलियो को देखकर जिंगसिंग की नजरें इसके ऊपर ठहर जाती हैं, जैसे कि जिंगसिंग को इससे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। और जिनलियो आर्मी में कैप्टन है और साथ ही साथ रईस खानदान जिन फैमिली का इकलौता बेटा। और जिनलियो समझ जाता है कि शिनयान के पैर में चोट लगी है और फिर सीधे इसके पास आकर इसकी चोट को देखने लगता है। और शिनयान इससे कहती है ये बस एक छोटा सा स्कार है, घबराने वाली बात नहीं है। और इसके पैर का घाव देखकर लियो कहता है तुम्हारे पैर में लोहे के तार से कट लगा है और अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। और फिर अपने जूनियर से कहता है इन्हें लेके जाओ और इनकी पट्टी करवाओ। और जब शिनयान इसके जूनियर के संग जा रही होती है, ये देखता है कि शिनयान ठीक से नहीं चल पा रही और ये देखकर ये शिनयान के पास आता है और फिर इसे अपने गोद में उठा लेता है। और शिनयान का मन इसको देख के नहीं भर रहा था, इसे घूरे जा रही थी। और अब आर्मी की डॉक्टर शिनयान की पट्टी कर रही होती है और शिनयान इससे कहती है कैप्टन कहाँ है। और डॉक्टर शिनयान को बताती है वो अपने टेंट में है और उन्हें चोट लगी है। और ये बात सुनकर शिनयान को याद आता है कि उसके हाथ में ब्लड लगा था और अब कह रही होती है ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसके कंधे में चोट लगी थी उसके बाद भी मुझे उठाकर लेके आया। और अब जल्दी से भागकर कैप्टन के टेंट में जाने लगती है और डॉक्टर चिल्लाकर इसे रोक रही होती है और इसे कहती है कैप्टन अपने टेंट में औरतों को अलाउ नहीं करते। लेकिन तब तक शिनयान टेंट के अंदर पहुंच चुकी थी और शिनयान को अपने टेंट में देखकर चौंकते हुए जिनलियो इससे कहता है तुम्हें अंदर किसने आने दिया। और शिनयान कहती है मुझे आपकी चोट को देखना था, इसीलिए मैं बिना पूछे आ गई। और फिर शिनयान इसके पास जाकर इसकी हेल्प करने लगती है और ये शिनयान से कहता है तुम ये क्या कर रही हो। और शिनयान इससे कहती है हिलो मत, मैं एक डॉक्टर हूँ।
और अब शिनयान जिनलियो की चोट पर दवा लगाती है। उसके बाद इससे ब्लो कर रही होती है और शिनयान के ब्लो करने की वजह से कैप्टन को अजीब फील होता है और कैप्टन इससे कहता है तुम ये क्या कर रही हो। और शिनयान इससे कहती है बचपन में जब भी मैं ऐसे इंजर्ड हो जाती थी और मेरी माँ मुझे दवा लगाती थी तब वो ऐसे ही ब्लो करती थी और फिर से दवा लगाकर ब्लो करने लगती है। मगर शिनयान के ब्लो करने की वजह से जिनलियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो रहा होता है और यहाँ आर्मी की डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा असमंजस में होती है क्योंकि शिनयान कैप्टन के टेंट के अंदर चली गई थी और डॉक्टर कह रही होती है कि कैप्टन के सख्त ऑर्डर है कि उनके टेंट के अंदर कोई भी औरत नहीं जा सकती और यदि मैं अंदर चली गई तो मैं कैप्टन के ऑर्डर को ब्रेक कर दूंगी। लेकिन मिस शिनयान कैप्टन के एंगर को नहीं झेल पाएंगी, इसीलिए ऑर्डर ब्रेक होता है तो हो जाए, मैं चली जाती हूँ। और जैसे ही टेंट का पर्दा हटाती है टेंट के अंदर ये नज़ारा देखती है और ये सब कुछ देखकर गलत समझ लेती है। और अब जिनलियो शिनयान को थैंक यू बोल रहा होता है उसकी चोट पर दवा लगाने के लिए और शिनयान उससे कहती है नहीं, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, अगर आपने मुझे नहीं बचाया होता तो ना जाने क्या होता। और जिनलियो कहता है ये तो मेरी ड्यूटी है। और फिर शिनयान उससे पूछती है आपके कंधे में इतनी चोट लगी थी तो फिर आपने डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया। और कैप्टन कहता है क्योंकि हमारे आर्मी कैंप में जितने भी डॉक्टर हैं वो सारी फीमेल हैं और मैं किसी भी फीमेल को अपने टेंट में या फिर खुद को टच करना अलाउ नहीं करता, तुम पहली हो। और जिनलियो के मुंह से ये बात सुनकर शिनयान की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है और अब बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रही होती है और टेंट में से जा रही होती है। लेकिन तभी कैप्टन इसको आवाज़ देता है और इससे पूछता है क्या तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा कोई कांटेक्ट हुआ। और शिनयान कहती नहीं। और फिर जिनलियो इससे कहता है मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ाऊंगा। और अब जिनलियो शिनयान को स्टेशन लेके आता है और उसे ट्रेन की टिकट ला के देता है और शिनयान को जिनलियो बार बार बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होता है। और अब शिनयान जिनलियो से उसका फ़ोन नंबर मांगती है और जिनलियो पूछता है क्यों। और शिनयान कहती है क्योंकि आपने मेरी इतनी हेल्प की है और आपका जितना भी पैसा मेरे ऊपर खर्च हुआ है वो सब मैं आपको वापस कर दूंगी। लेकिन जिनलियो मना कर रहा होता है और उससे कह रहा होता है इसकी ज़रूरत नहीं है। और शिनयान कहती है क्यों नहीं, आप पहले ही मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर चुके हैं और अब अगर मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होगा। और अब शिनयान को लूफेंग की आवाज़ आती है क्योंकि लूफेंग भी जियांग के साथ यहाँ पर पहुँच गया था और जियांग ने लूफेंग का हाथ पकड़ रखा था। और लूफेंग जल्दी से पहले जियांग का हाथ उठाता है और फिर शिनयान से पूछता है तुम बचकर बाहर कैसे निकली, क्या तुम्हारे पैर में ज़्यादा चोट लग गई है। और शिनयान कहती है सही समय पर आकर कैप्टन ने मुझे बचाया। और जिनलियो को देखकर फैंग मन में कहता है आखिर ये इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है। और जियांग मन में कहती है इतना हैंडसम आदमी वो भी शिनयान के साथ। और अब शिनयान लूफेंग से कहती है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आए थे। और लूफेंग कहता है तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं पहले तुम्हें ही बचा रहा था लेकिन तुम्ही ने मुझे पहले जियांग को बचाने के लिए कहा। और शिनयान कहती है हाँ, क्योंकि तुम इस बात से डरते थे कहीं इस बात को लेकर लोग बातें ना बनाए, वरना तुम तो पहले जियांग को ही बचाना चाहते थे। और जियांग कहती है शिनयान तुम गलत समझ रही हो, मेरे और लूफेंग के बीच कुछ भी गलत नहीं है। और शिनयान की बातें सुनकर लूफेंग मन में कहता है आखिर इसे ये सब कुछ कैसे पता। और फिर कहता है नहीं नहीं, ये वैसे ही चिढ़ के बोल रही है। और फिर कहता है शिनयान तुम मेरी फैंसी हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो फिर तुम ये क्यों सोच रही हो कि मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ सकता हूँ। और अब जिनलियो शिनयान से कहता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली ने ढूंढ लिया है इसीलिए अब मैं चलता हूँ। और शिनयान इससे कहती है नहीं, ये मेरी फैमिली नहीं है। और शिनयान के मुंह से ऐसी बात सुनकर लूफेंग कहता है शिनयान तुम्हें क्या बकवास कर रही हो। और गुस्से में शिनयान कहती है अब मैं ये सगाई तोड़ रही हूँ। और चौंकते हुए लूफेंग कहता है क्या कहा, तुम ये सगाई तोड़ रही हो। और अपने मन में कहता है ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी तो फिर ये सब कुछ क्यों कर रही है, शायद गुस्से की वजह से मुझे नखरे दिखा रही है। और फिर जियांग शिनयान को सफाई दे रही होती है मगर शिनयान इसको बातें सुना रही होती है। और लूफेंग को जियांग के संग शिनयान का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं आता और गुस्से में शिनयान से कहता है बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ वरना अभी मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और मुस्कुराते हुए शिनयान कहती है तुम भूल रहे हो, अभी अभी मैंने खुद ही इंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। और फिर जिनलियो को बाय बोलते हुए कहती है उम्मीद है हम फ्यूचर में दोबारा मिलेंगे। और इतना बोलकर चली जाती है और लूफेंग चिल्ला चिल्लाकर शिनयान को रुकने के लिए बोल रहा होता है। और अब लूफेंग की दादी शिनयान को समझा रही होती हैं और इससे कहती हैं तुम दोनों तो एक दूसरे से इतना ज़्यादा प्यार करते थे तो फिर तुम ये सगाई क्यों तोड़ना चाहती हो। और लूफेंग कुछ कहता है तो दादी उसे चुप करा देती हैं। और फिर शिनयान दादी से कहती है दादी अब मैं लूफेंग से शादी नहीं करूँगी लेकिन आपका और मेरा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। और फिर अपने मन में कहती है पिछले जन्म में जियांग के मरने के बाद सब लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था लेकिन अकेली दादी ही थी जो हमेशा मेरे सपोर्ट में रहती थी।
और जियांग शिनयान से कहती है, शिनयान तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है, मैं लू फेंग की ज़िंदगी से दूर चली जाऊंगी। और लू फेंग कहता है, जियांग तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझसे सगाई तोड़ना चाहती है, ठीक है शिनयान तुम अपने मन की कर लो, लेकिन बाद में पछताना मत। और अपने मन में कह रहा होता है, शिनयान मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो और मुझे कभी भी किसी भी हाल में नहीं छोड़ोगी। मगर अब शिनयान इससे कुछ भी नहीं कहती और दादी से कहती है, दादी मैं चलती हूँ। और शिनयान के जाने पर चिढ़ते हुए लू फेंग चिल्लाकर शिनयान से कह रहा होता है, ठीक है अब तुम अपने कहे हुए शब्दों को भूलना मत और एक दिन तुम अपने घुटनों पे आकर मुझसे शादी करने के लिए भीख मांगोगी। और अब शिनयान को इसकी माँ का फ़ोन आता है और सगाई तोड़ने के लिए इसको बातें सुना रही होती है और इससे कह रही होती है, क्या तुम नहीं जानती कि हमारी फैमिली इस वक्त किन हालातों से गुजर रही है, हमें लू फैमिली की सारी की ज़रूरत है, जाओ जाकर लू फेंग से माफ़ी मांगो और उससे सलाह कर लो। और शिनयान इन लोगों की सगी बेटी नहीं है। और अब शिनयान अपने घर जा रही होती है, तभी देखती है रास्ते में किसी बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो गया है जिसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और फिर शिनयान इसको पहले हॉस्पिटल पहुंचाती है, उसके बाद अपने घर आती है और शिनयान के हाथों में खून लगा हुआ था जिसे देखकर इसकी बहन कहने लगती है, ये कितनी ज़्यादा गंदी है, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना वरना तुम्हारी तरह गंदी हो जाएगी। और फिर शिनयान की माँ इसको बातें सुनाने लगती है और फिर शिनयान का फादर कहता है, ठीक है अगर तुम लू फेंग से शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम वैंग फैमिली के बड़े बेटे वैंग जाओ से शादी कर लो। और शिनयान कहती है, वैंग जाओ तो बहुत ही बड़ा अय्यास आदमी है, मैं किसी भी कीमत पर उस इंसान से शादी नहीं करूंगी। और शिनयान की ना सुनकर शिनयान का फादर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है और इसे अपने एहसान गिनाने लगता है और इससे कहता है, भूलो मत कि तुम कौन हो और हमने ही तुम्हें सब कुछ दिया है और वक्त आ गया है कि तुम हमारे एहसान चुकाओ। और शिनयान कहती है, आप लोगों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आप लोगों की बहुत ज़्यादा आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ, लेकिन मैं किसी भी अय्यास इंसान से जानबूझकर शादी नहीं करूंगी। और शिनयान की बात सुनकर जिनसी कहती है, देखा माँ पापा ये कितनी ज़्यादा एहसान फरामोश है। और शिनयान की माँ बहुत ही ज़्यादा ताव में खड़े होकर शिनयान के गाल में एक जोरदार चांटा लगा देती है। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी शिनयान अपनी बात पर अड़ी रहती है और फिर इसकी माँ नौकर को बुलाकर इसे रूम में बंद करवा देती है और कहती है, अब तो ये शादी के वक्त ही कमरे से बाहर निकलेगी। और फिर हॉस्पिटल से शिनयान को फ़ोन आता है क्योंकि जिस लड़की की शिनयान ने जान बचाई थी वो शिनयान से मिलने की जिद कर रही होती है। और फिर शिनयान उस औरत से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और यहाँ पर इस औरत के साथ इसकी बहू भी होती है और ये दोनों औरतें कोई और नहीं बल्कि जिन लियो की दादी और उसकी माँ है। और दादी की जान बचाने के लिए ये दोनों शिनयान को बहुत ही थैंक यू बोल रहे होते हैं। और शिनयान कहती है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ है। और ये लोग कहते हैं, तुम सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? और फिर शिनयान इन लोगों को बता देती है, मेरे मंगेतर का उसकी सौतेली बहन के संग गलत रिश्ता है, इसीलिए मैंने उससे सगाई तोड़ दी। और शिनयान की बातें सुनकर ये लोग लू फेंग को कोसने लगते हैं और फिर शिनयान को उसकी माँ का फ़ोन आता है और शिनयान की माँ शिनयान से कह रही होती है, तुम्हारे बहुत ज़्यादा पंख निकल आए हैं, इसीलिए तुमने घर से भागने की हिम्मत की। और ये दोनों भी इन दोनों की बातें सुन रही होती है और शिनयान कहती है, चाहे जो हो जाए मैं उस अय्याज से शादी नहीं करूँगी। और फिर ये दोनों शिनयान से कहती हैं, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं? और शिनयान इन्हें बता देती है, मेरी सगाई टूट जाने के बाद मेरी शादी एक दूसरे रईस और अय्याज इंसान के संग कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों की सगी बेटी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं। और शिनयान की बातें सुनकर इन लोगों को शिनयान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा तरस आता है और इसके पेरेंट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। और शिनयान इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी और फिर शिनयान को ऑफर देते हैं कि शिनयान इनके पोते से शादी कर ले। और इनकी बातें सुनकर शिनयान भी पहले थोड़ा चौंक जाती है और फिर ये दोनों शिनयान के सामने अपने बेटे की तारीफों के पुल बांध देती हैं और उससे कह रही होती हैं, हमारा बेटा 27 साल का है, बहुत ही ज़्यादा संस्कारी है और आर्मी में है, और अभी तुम अपनी मुश्किलों से बचने के लिए हमारे बेटे से शादी कर लो, क्योंकि अगर तुम शादीशुदा होगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें किसी और से शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर पाएंगे और हमारा बेटा बहुत स्ट्रांग है, वो तुम्हें इन सब लोगों से बचा कर रखेगा। और इन लोगों की बात सुनकर शिनयान कहती है, मगर ये तो आपके बेटे के संग नाइंसाफ़ी होगी ना। और ये लोग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे। और अब शिनयान इन लोगों को हाँ बोलकर चली जाती है और अब माँ जिनलियो को फ़ोन करती है और फ़ोन करके जिनलियो से कह रही होती है, तुम्हें इस बीच शादी करनी है। और अपनी माँ की बात सुनकर जिनलियो को धक्का लग जाता है और चौंकते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ क्या आपने दिन में पी रखी है? और माँ कहती है, बिल्कुल भी नहीं। और फिर ये लोग जिनलियो को पूरी बात बता देते हैं कि किस तरह से शिनयान ने इन लोगों की मदद की है और किस तरह से उसके घर वाले किसी अय्यास इंसान से शादी करने के लिए उसके ऊपर दबाव बना रहे हैं। और कहते हैं, तुम एक आर्मी ऑफिसर हो जिसका काम है दूसरों की मदद करना, इसीलिए अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस लड़की की हेल्प करो।
मगर इन दोनों सास बहू की अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। ये दोनों तो प्लान कर रही थी किसी भी तरीके से पहले इन दोनों की शादी हो जाए, उसके बाद जब ये दोनों एक संग रहेंगे तो डेफिनेटली एक दूसरे के पैर में पड़ जाएंगे। और अब जिनलियो हॉस्पिटल आता है और ये दोनों हॉस्पिटल में टकरा जाते हैं। और जिनलियो को देखकर शिनयान बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उससे कहती है, आप यहाँ, क्या आप इसी शहर में रहते हैं या फिर घूमने के लिए आए हैं? और शिनयान को देखकर जिनलियो को वही यादगार पल याद आ जाता है। और फिर शिनयान को याद आता है कि जिनलियो ने उससे कहा था कि वो औरतों को अलाउ नहीं करता कि वो उसे टच करें। और जिनलियो की इसी बात की तारीफ करते हुए जिनलियो से कह रही होती है, आपकी होने वाली वाइफ या गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा लकी होंगे। और फिर जिनलियो से बातें करने के बाद इसको थैंक यू बोलकर अपना काम करने चली जाती है। और इसके जाने के बाद जिनलियो पीछे मुड़कर देखता है और अपने मन में कह रहा होता है, हम दोनों बाई चांस तीसरी बार मिले, ये इत्तेफाक है या फिर कुछ और अब जिनलियो अपनी दादी के पास बैठा होता है और शिनयान से शादी करने के लिए मना कर रहा होता है और कह रहा होता है हम किसी और भी तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन दादी को तो शिनयान को ही अपनी बहू बनाना था, इसीलिए अपने पोते को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रही होती हैं। और जब जिनलियो नहीं मान रहा होता तो बहुत ही ज़्यादा ड्रामा करने लगती हैं। और जिनलियो इनके ड्रामे को देखकर परेशान हो जाता है और इनसे कहता है, दादी नाटक करना बंद करें। और फिर दादी इसे एक एग्रीमेंट देती है साइन करने के लिए और फिर इसे आज ही 3 बजे मैरिज ब्यूरो जाने के लिए बोलती है। लेकिन जिनलियो ने अभी भी हाँ नहीं बोला था और दादी फिर से ड्रामा करने लगती है। और फिर दादी के ड्रामे से तंग आकर जिनलियो कहता है, दादी बस करिए, मैं शादी कर लूँगा। और अब शिनयान मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़ी होती है, तभी यहाँ जिनलियो आता है और फिर ये दोनों फिर से टकरा जाते हैं। और जिनलियो को देखकर शिनयान कहती है, कैप्टन आप भी यहाँ शादी करने के लिए आए हैं? और जिनलियो कहता है हाँ। और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहे होते हैं और यहीं पर खड़े होकर अपने अपने पार्टनर्स का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत देर हो गई थी, इनके पार्टनर अभी तक नहीं आए थे। और जिनलियो की माँ ने शिनयान को जिनलियो का नंबर दे दिया था। और फिर शिनयान उसी नंबर पर फ़ोन लगाती है और जिनलियो फ़ोन उठाता है। और अब इसी फ़ोन कॉल के साथ इन दोनों को पता चलता है कि यही दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। और अब ये दोनों चौंकते हुए अपनी आंखें बाहर निकालते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। और फिर शिनयान जिनलियो से कहती है, आपने एग्रीमेंट पढ़ लिया होगा, शादी के बाद आप जब चाहें मुझसे तलाक ले सकते हैं, मैं आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरीके की बाधा नहीं डालूंगी। मगर जिनलियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होते हुए कहता है, हम कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। मैं एक सोल्जर हूँ और एक सोल्जर का पहला प्यार होता है उसका देश, और वो हमेशा अपने कर्तव्य के लिए हमेशा वफादार रहता है। और उसी तरह मैं तुमसे शादी करूँगा और एक बार शादी हो जाने के बाद ज़िंदगी भर तुम ही मेरी पत्नी रहोगी। और इसीलिए तुम्हारे पास अब भी मौका है, तुम एक बार सोच लो, वरना ऐसा ना हो कि मुझसे शादी करके तुम्हें पछतावा हो। और जिनलियो की ऐसी बातें सुनकर शिनयान का मन प्रसन्नता से भर जाता है और फिर अपने पिछले जन्म की लूफेंग के साथ कड़वी यादों को याद करते हुए मन में कह रही होती है, जिस इंसान से मैं इतना ज़्यादा प्यार करती थी उसी ने मुझे जीते जी नरक दिखा दिया था। और मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी तुम्हारे जैसे इतने अच्छे इंसान से मिलूंगी। और अब शिनयान बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए जिनलियो की हाँ में हाँ मिलाते हुए इसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले लेती है। और अब चलते चलते शिनयान के पैर में मोच आ जाती है और ये देखकर जिनलियो जल्दी से इसको अपनी गोद में उठा लेता है और शिनयान इससे कहती है, मुझे नीचे उतारो, मैं चल सकती हूँ। और जिनलियो कहता है, चिंता मत करो, मेरे पैर और मेरी बाजू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं। और अब ये दोनों कार में होते हैं और शिनयान इससे कह रही होती है, हम कहाँ जा रहे हैं? और जिनलियो कहता है, हम तुम्हारे घर जा रहे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को अपनी शादी के बारे में बताने। मगर यहाँ शिनयान के पेरेंट्स इन लोगों के बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर रहे होते हैं और शिनयान की माँ इसे तुरंत डिवोर्स लेने के लिए बोल रही होती है। और शिनयान के फादर इसे फिर से अपने एहसान गिनवाते हुए कह रहा होता है, एहसान फरामोश लड़की, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बदले में तूने हमें ये दिया। और शिनयान के साथ इन लोगों का ऐसा बर्ताव देखकर जिनलियो इन लोगों से कहता है, जिस लड़की को आप लोगों ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अगर आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और शिनयान का फादर कहता है, तुम हमें ज्ञान मत दो और चुपचाप उसे डिवोर्स दे दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अब जिनलियो शिनयान का हाथ पकड़ता है और फिर इन लोगों को जवाब देते हुए कहता है, आज से शिनयान की सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो मेरे परिवार के सदस्य है और आप लोगों की भलाई इसी में है कि आप लोग उससे दूर रहें। और अगर फिर से आप लोगों ने कभी भी उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की और किसी और के संग उसकी शादी कराने की कोशिश की तो आप लोग एक आर्मी ऑफिसर की दुश्मनी नहीं झेल पाएंगे। और इतना बोलकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर शिनयान को यहाँ से लेकर चला जाता है। और अब जिनलियो शिनयान को एक कार्ड देता है और इससे कहता है, इसमें 1 मिलियन है, तुम्हारी 1 महीने की पॉकेट मनी, और मैं हर महीने 15 तारीख को इसमें पैसे डलवा दिया करूँगा। और ये बात सुनकर शिनयान थोड़ा चौंक जाती है और इससे कहती है, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? और जिनलियो कहता है, चिंता मत करो,
मेरे पास इनकम के और भी सोर्स हैं। और अब शिनयान खुद को पिंच कर रही होती है और कह रही होती है, मुझे नहीं पता था कि मेरा पति इतना ज़्यादा अमीर है। और अब जिनलियो शिनयान को अपने आलीशान घर में लेके आता है और घर को देखकर शिनयान की आंखें चकाचौंध हो रही थी। और जब जिनलियो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तब शिनयान उसकी बॉडी को देख रही होती है और देख देख कर बहुत ही ज़्यादा सड्यूस हो रही होती है। और फिर जिनलियो उसके पास आकर कहता है, आखिर तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों हो रहा है? और शिनयान कहती है, कुछ नहीं, बस मुझे गर्मी कुछ ज़्यादा लग रही है। और शिनयान के पास अभी उसका कोई भी सामान नहीं होता, इसीलिए जिनलियो उसे अपने कपड़े पहनने के लिए देता है रात को सोने के लिए। और शिनयान जिनलियो की शर्ट पहनकर आती है और बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस होते हुए जिनलियो से कह रही होती है, तुम्हारी पैंट कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। और जिनलियो कहता है, अब सो जाओ। और शिनयान कहती है, क्या हम दोनों एक ही बेड पर सोएंगे? और जिनलियो कहता है, चिंता मत करो, जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। और अब शिनयान बिस्तर में लेट जाती है और जिनलियो शिनयान को नहीं दिखा रहा था, मगर जिनलियो भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा होता है। और अब मॉर्निंग में जिनलियो एक्सरसाइज कर रहा होता है और शिनयान सो के उठ के आती है और इसकी नज़र जिनलियो की बॉडी पर जाती है और जाकर टिक जाती है। और फिर जिनलियो इससे कहता है, क्या मैडम मेरी बॉडी देखकर सेटिस्फाई हैं? और शिनयान कहती है, हाँ। और अब जिनलियो शिनयान को हॉस्पिटल छोड़ने आता है और शिनयान इससे कहती है, थैंक यू कैप्टन। और फिर जिनलियो इससे कहता है, कैप्टन नहीं, मैं तुम्हारा पति हूँ, इसीलिए अब से तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी। और शिनयान कहती है, ओके लियो। और अब शिनयान हॉस्पिटल के अंदर जा रही होती है, तभी जिनलियो की नज़र इसके पैर पे पड़ती है जिस पर एक चोट का निशान था। और ये निशान देखकर जिनलियो को याद आता है कि एक बार पहले भी शिनयान का किडनैप हुआ था। उस वक्त भी जिनलियो ने ही शिनयान को बचाया था। और शिनयान जिनलियो का हाथ पकड़ के कह रही होती है, प्लीज़ मुझे बचा लो। और उस पल को याद करके जिनलियो कह रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था जिस लड़की ने मेरी बाँह पकड़ के मुझसे मदद मांगी थी आज वो मेरी बीवी बन जाएगी। और अब शिनयान वर्क टाइम ऑफ होने के बाद हॉस्पिटल से निकल के आती है, मगर यहीं बाहर खड़े होकर लू फेंग इसका वेट कर रहा होता है और शिनयान को देखकर इसको पकड़ के कहने लगता है, शिनयान बस बहुत हो गया, आखिर तुम कब तक ड्रामा करती रहोगी? और शिनयान इससे कहती है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं कोई मजाक कर रही हूँ? और लूफेंग कहता है, शिनयान मेरे और जियांग के बीच कुछ भी नहीं है, हम दोनों भाई बहन हैं। और शिनयान कहती है, कौन से भाई बहन एक दूसरे के संग सोते हैं? और लूफेंग कहता है, क्या बकवास कर रही हो? और फिर शिनयान कहती है, लूफेंग बात सिर्फ इतनी सी है, अब मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले ही किसी और से शादी कर ली है। और ये बात सुनकर लूफेंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी तो फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? और शिनयान कहती है, हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और फिर इससे एक सवाल करती है, क्या सच में जब मेरा किडनैप हो गया था तब तुमने मुझे बचाया था? क्योंकि जब शिनयान 18 साल की थी तब ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों ने उसका किडनैप कर लिया था और इसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया था। तवारी वालों यानी कि जिनलियो ने ही शिनयान को बचाया था। और शिनयान के पैर का घाव देखकर जिनलियो को ये बात याद आ गई थी कि शिनयान वही लड़की है, मगर शिनयान को काफ़ी चोटें आई थी जिसका असर उसकी याददाश्त पर पड़ गया था और वो ये बात भूल गई थी कि उसे बचाने वाले आर्मी वाले हैं। और लूफेंग ने उससे कह दिया था कि तुम्हें मैंने बचाया है और तुम्हें बचाते हुए मेरे हाथ में चाकू लग गया। और इसी के साथ शिनयान के पेरेंट्स को यही पता चल गया था कि शिनयान इनकी सगी बेटी नहीं है, हॉस्पिटल में बदल गई है। और शिनयान के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़क रहे होते हैं। तब लूफेंग ने ही शिनयान की हेल्प की थी और इन सब चीज़ों की वजह से शिनयान लूफेंग से प्यार करने लगी थी। मगर जब इसे अपनी पिछली ज़िंदगी की यादें याद आईं, जब झगड़े के वक्त खुद लूफेंग ने कहा था, मैंने तुमसे प्यार कभी नहीं किया और तुम्हारी जान मैंने नहीं बल्कि आर्मी ऑफिसर ने बचाई थी और तुम इस लायक नहीं हो कि तुम्हारे लिए मैं अपनी जान खतरे में डालूं। और तुम्हारी वजह से जियांग मर गई, अब तो मुझे तुमसे घिन आने लगी है। क्योंकि जियांग लू फेंग की सौतेली बहन है, इसीलिए जियांग के साथ अपने रिश्ते को वो कभी भी जगड़ नहीं कर सकता था। और लू फेंग शिनयान के संग जबरदस्ती कर रहा होता है, लेकिन अब यहाँ जिनलियो आ गया था और लू फेंग का हाथ पकड़ के मरोड़ देता है और उसे धक्का दे देता है और अपनी बीवी की केयर कर रहा होता है। और जिनलियो को देखकर लू फेंग को विश्वास नहीं होता कि यही शिनयान का पति है। और जिनलियो इससे कहता है, खबरदार जो आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी दिखाई दिए तुम्हारा नाम और निशान मिटा दूंगा। और लू फेंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और शिनयान कहती है, तुम मानो या ना मानो लेकिन अब सच्चाई यही है। और अब जिनलियो शिनयान से कह रहा होता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, जब मैं अपने काम पर चला जाऊंगा तब तुम्हें घर पर अकेले रहना पड़ेगा। और शिनयान कहती है, मुझे किसी भी बात का कोई भी पछतावा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हुई है। और अब ये दोनों दादी से मिलने हॉस्पिटल आते हैं जहाँ माँ भी होती है और माँ इन दोनों को साथ देकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और शिनयान माँ को थैंक यू बोल रही होती है, उनसे कह रही होती है,
थैंक यू सो मच मैम, आपकी हेल्प की वजह से मैं अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाई। और माँ इससे कहती है, मैडम नहीं माँ। और फिर शिन्यान माँ को माँ कह के बुलाती है और फिर माँ शिन्यान को शादी का शगुन देती है। और अब ये लोग दादी के पास आते हैं और दादी भी इन दोनों को साथ देकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब शिन्यान रात में अपने घर आती है और कमरे की लाइट बंद होती है और शिन्यान को लगता है कि घर में इस वक्त कोई भी नहीं है और वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है। और फिर जिनलियो भी यहाँ आ गया था और वॉशरूम यूज करने के लिए वॉशरूम का दरवाजा गलती से खोल देता है और वॉशरूम के अंदर सिन्यान बिना कपड़ों की होती है। और इस ऑकवर्ड सी सिचुएशन की वजह से दोनों ही चिल्लाने लगते हैं और जिनलियो कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था कि तुम वॉशरूम के अंदर हो और आज रात मैं किसी और रूम में सो जाऊंगा। और बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होकर शिन्यान कह रही होती है, इसने कुछ देख तो नहीं दिया। और यहाँ जिनलियो के हार्मोन्स बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो गए थे और वो खुद को शांत करने के लिए पानी पी रहा होता है। और फिर रात में शिन्यान पानी पीने के लिए जा रही होती है और वो देखती है कि जिनलियो कुछ धो रहा है और शिन्यान को अचानक से देखकर जिनलियो चौंक जाता है और शिन्यान इससे कहती है, तुम क्या कर रहे हो? और जिनलियो कहता है, कुछ भी नहीं। और शिन्यान कहती है, मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। और घबराकर जिनलियो कहता है, नहीं नहीं तुम जाकर सो जाओ, मैं कर लूंगा। क्योंकि शिन्यान को बिना कपड़ों के देख लेने के बाद जिनलियो को रात में सपना आता है कि शिन्यान आकर उसके ऊपर चढ़ गई है और फिर सपने में ही शिन्यान और जिनलियो इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिल्लियो के कपड़े सच में ही खराब हो जाते हैं और ये उन्हें ही धो रहा होता है। और आज जिल्लियो अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहा होता है मगर शिन्यान को थोड़ा बुरा लग रहा होता है कि अब उसे इसके बिना ही रहना पड़ेगा क्योंकि शिन्यान इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। और शिन्यान इससे कहती है, तुम चिंता मत करना, माँ और दादी का ख्याल मैं रखूंगी। और जिल्लियो इससे कहता है, थैंक यू सो मच। और शिन्यान इससे कहती है, थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, आखिर वो लोग मेरी भी फैमिली है और ये मेरी ड्यूटी है। और जिल्लियो को भी शिन्यान से दूर जाने का दुख हो रहा था क्योंकि जिल्लियो भी इससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। और अब शिन्यान अपने वर्क प्लेस पर आती है और यहीं पर जियांग भी आ जाती है और शिन्यान से कह रही होती है, भाई ने मुझे बताया कि तुमने किसी और से शादी कर ली है सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे संग अच्छा व्यवहार करते हैं। तुमने उनका ध्यान खींचने के लिए किसी और से शादी कर ली। और शिन्यान इसे अच्छी खासी बातें सुना देती है और इसे कह रही होती है, वो इंसान मेरे लिए सिर्फ एक कचरा है और मेरी शादी का उससे कोई भी संबंध नहीं है। और शिन्यान के मुंह से ऐसी बात सुनकर जियांग बुरी तरीके से चिढ़ जाती है। और फिर शिन्यान को लू फेंग का फोन आता है और इससे कह रहा होता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और शिन्यान इससे कहती है, कुत्ता। और जियांग के सामने ही लू फेंग को कुत्ता बोलकर लू फेंग की अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है और फिर चली जाती है। और जियांग बुरी तरीके से खिसा जाती है और कह रही होती है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। और जिल्ली होके प्राइवेट पार्ट में गलती से लग गई होती है और इसका कलीग इसको जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके आता है और शिन्यान के पास ही लेकर आ जाता है क्योंकि इसको नहीं पता कि शिन्यान इसकी बीवी है। और अभी तक शिन्यान ने जिल्लियो को नहीं देखा और कह रही होती है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन जिल्लियो नहीं बोल रहा था। और फिर देखती है उसके सामने बैठा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी का पति है। और शिन्यान इससे बार बार पूछ रही होती है, बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, मगर जिल्लियो शर्म के मारे नहीं बोल रहा था और इसका कलीग इसको फोर्स कर रहा होता है, बताओ। और फिर जिल्लियो बता देता है उसके प्राइवेट पार्ट में गलती से लग गई है। और फिर शिन्यान इससे कहती है, जाओ अंदर जाके लेट जाओ और अपनी पैट निकाल दो, मुझे चेक करना होगा। और जिल्लियो कहता है, चेक करने की जरूरत नहीं है। और फिर इसका कलीग इसके कान में कहता है, चुपचाप जाकर डॉक्टर को चेक करवाओ क्योंकि तुम्हारी जरा सी भी चोट, जरा सी भी लापरवाही मेरी भाभी की जिंदगी भर की खुशियों को बर्बाद कर देगी। और जिल्लियो को जबरदस्ती लाकर यहाँ पर बैठा देता है। और अब शिन्यान इसको चेक करती है और चेक करने के बाद कह रही होती है, चोट तो नहीं है मगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और इसके हार्मोन्स उछाल मारने लगते हैं। और अब शिन्यान अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से बाहर आती है और देखती है कि जिनलियो अस्पताल के बाहर ही खड़ा है और इसके पास आकर कहती है, तुम मिलिट्री कैंप वापस नहीं गए? और जिनलियो कहता है, इंजरी होने की वजह से मुझे मेरे सीनियर्स ने एक हफ्ते की लीव दी है। और अब ये दोनों माँ और दादी माँ से मिलने आते हैं और शिन्यान देखती है कि लियो जिन का बंगला तो लू फेंग से भी बहुत ज्यादा बड़ा है और सुंदर है। और ये देखकर मन में कह रही होती है, इसका मतलब लियो जिन तो लू फेंग से भी ज्यादा पैसे वाला है। और अब ये दोनों माँ और दादी माँ के पास बैठे होते हैं और फिर माँ और दादी माँ शिन्यान को गिफ्ट देती हैं। और फिर शिन्यान ये गिफ्ट्स जिनलियो को वापस कर रही होती है और उससे कह रही होती है, तुमने मुझे पहले बहुत कुछ दे दिया है इसीलिए मैं इन गिफ्ट्स को नहीं ले सकती। और जिनलियो उससे कहता है, नहीं, ये सब कुछ माँ ने तुम्हें दिया है इसीलिए इन सब पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है। और अब जिनलियो शिन्यान को हॉस्पिटल छोड़ने आता है और उससे कहता है, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और शिन्यान कहती है, मेरा वर्क प्लेस घर से ज्यादा दूर नहीं है इसीलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जिनलियो कहता है, मेरा पेशा ऐसा है जिसकी वजह से मैं हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन जब तक मैं घर पे हूँ एक अच्छा पति बनने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं तब तक यहाँ पर ये दोनों आ जाती हैं और इन लोगों को लगता है कि जिन लियो सिर्फ एक मामूली सी नौकरी पर डिपेंड है,
जिसके लिए ये जिल्लियों को ताना मार रही होती हैं और इससे कह रही होती हैं, तुम्हारी जॉब तो बड़ी कमाल की है, हर समय खाली बैठे रहते हो। मगर जिल्लियो बहुत ही ज्यादा शांत खड़ा था और शिन्यान को भी नहीं बोलने देता और इन लोगों से कहता है, मुझे चोट लग गई थी इसीलिए मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी मिली है। और फिर शिन्यान की बहन शिन्यान से कहती है, तू अंधी थी इसीलिए लू फेंग को छोड़कर इस फकीर से शादी कर ली। और फिर माँ कहती है, ये हमारी सगी बेटी नहीं है, इसलिए तुम ये सोचने की गलती मत करना कि तुम हमारे खानदान के दामाद हो और इसीलिए हम तुम्हारी किसी भी तरह की हेल्प करेंगे। और इन दोनों को बहुत ही ज्यादा बातें सुनाकर ऐसे जाने लगती है, लेकिन तभी शिन्यान उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है, मेरे पति से माफी मांगो। और माँ से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे इस तरह से बात करे। और शिन्यान के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन तभी जिल्लियो बीच में बोल पड़ता है। और जिल्लियो ने इन लोगों की सारी बातों की रिकॉर्डिंग कर ली थी और इनसे कह रहा होता है, आप तो जानती हैं मेरी नौकरी किस तरह की है, और अगर मैंने ये रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर डाल दी तो आप जानती हैं ना क्या होगा। इसीलिए अगर अपनी भलाई चाहती हैं तो चुपचाप शिन्यान से माफी मांग लें। और अब ये दोनों मजबूरी में आकर इन दोनों से माफी मांगती हैं और फिर किसी और अस्पताल की तलाश में ऐसे चली जाती हैं। और अब ये दोनों फिर से घर में टकरा जाते हैं और जिल्लियों के हाथ में फिर से कपड़ा होता है, क्योंकि उसने रात को फिर से वही सपना देखा था कि शिन्यान इसके सपनों में आई और ये दोनों इंटीमेट हो गए और फिर से इसके कपड़े खराब हो जाते हैं। और यह चिन शिन्यान की बेस्ट फ्रेंड जो अब्रॉड से वापस लौट कर आई है और शिन्यान इसे अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि लू फेंग ने इसके संग क्या किया और फिर इसने जिल्लियों के साथ शादी कर ली। और फिर चिन इससे पूछ रही होती है, क्या तुम जिल्लियों के साथ खुश हो। और शिन्यान के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान थी और ये देखकर चिन समझ जाती है कि उसकी दोस्त अपनी शादी में कितनी ज्यादा खुश है। और तभी सामने से ये दोनों आ रहे होते हैं और शिन्यान को देखकर लू फेंग मन में कह रहा होता है, ये तो आज बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर तो पहले कभी नहीं लगी। और जियांग शिन्यान को देखकर ताने मारते हुए इससे बात कर रही होती है। और फिर चिन इन दोनों को ढंग से बातें सुना देती है और कहती है, तुम दोनों सौतेले भाई बहन बेशरम दोनों एक साथ ही सोते हो। और चिन के मुंह से ये बात सुनकर ये दोनों बुरी तरीके से चिढ़ जाते हैं। और फिर जियांग शिन्यान को उसके पति को लेकर बातें सुनाने लगती है, उसे गरीब और बेकार बोल रही होती है और जिल्लियों की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है, जो कि शिन्यान के बर्दाश्त के बाहर था। और फिर शिन्यान इन दोनों के गाल में एक ही चांटा चढ़ देती है और फिर इन दोनों की जी भर की बेइज्जती करके चली जाती है। मगर लू फेंग को अब भी चैन नहीं था और शिन्यान के वर्क प्लेस पर पहुंच जाता है और शिन्यान से कह रहा होता है, बस बहुत हो गया, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझसे नाराज हो, अब उस आदमी से डिवोर्स ले लो और मेरे पास वापस आ जाओ। और शिन्यान फिर से इसके गाल में झाटा लगा देती है और चिढ़कर ये शिन्यान से कहता है, हमारा रिश्ता पिछले 5 सालों से है और तुम मुझसे कितना ज्यादा प्यार करती थी। और शिन्यान कहती है, हाँ, मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल एक कुत्ते और सुअर के ऊपर बर्बाद कर दिए। और इतना बोलकर यहाँ से चली जाती है। और फिर लू फेंग कह रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपने उस भिखारी पति के लिए मुझे रिफ्यूज कर रही हो, तुम सिर्फ मेरी हो। और अब किसी को फोन लगाता है और शिन्यान का किडनैप करवा लेता है। और शिन्यान अब भी इससे यही कह रही होती है, मुझे जाने दो, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन ये अपनी ही जिद पे अड़ा था और इसे कह रहा होता है, आखिर उस भिखारी के पास है ही क्या, उसे छोड़कर मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे एहसास है, मैं अपनी गलती मानता हूँ कि मैं गलत था और इसके लिए मैं तुमसे बार बार हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, और तुम्हें क्या चाहिए। और शिन्यान उससे कहती है, तुम्हें इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही, अब मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। और लू फेंग कहता है, कोई बात नहीं, अब हम अपना रिश्ता दोबारा से धीरे धीरे फिर से शुरू करेंगे, जब हम दोनों फिजिकल हो जाएंगे और फिर हमारा बच्चा होगा, उसके बाद तुम सब कुछ भूल जाओगी और हम अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश रहेंगे। और फिर शिन्यान के साथ फिजिकल होने की कोशिश करता है, मगर शिन्यान इससे बैक करते हुए बार बार एक ही बात कह रही होती है, मुझे छोड़ दो, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं शादीशुदा हूँ। और लू फेंग कहता है, तुम्हारा पति जिसके पास ना पैसा है ना पावर, मेरे पैर की जूती के बराबर भी औकात नहीं है। और शिन्यान कहती है, मुझे पूरा भरोसा है जिल्लियो मुझे ढूंढ लेगा। और लू फेंग कहता है, अब वो तुम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन तभी जिल्लियो पीछे से इसमें एक लात देता है, क्योंकि जिल्लियो ने अपने आर्मी के कनेक्शंस का यूज करके पता लगा लिया था कि लू फेंग ने शिन्यान को किडनैप करके कहाँ रखा है। और शिन्यान जिल्लियो से कह रही होती है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि आज के बाद मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। और लू फेंग कहता है, शिन्यान मेरे पास वापस आ जाओ, मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करती हो। और शिन्यान कहती है, नहीं, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जिल्लियो है, मैं इसी से प्यार करती हूँ। और लू फेंग को इस बात का बहुत ज्यादा घमंड है कि वो बहुत ज्यादा रईस इंसान है और इसी घमंड में आकर पुलिस को यहाँ बुला लेता है और पुलिस वालों को जिल्लियो को अरेस्ट करने के लिए बोल रहा होता है। मगर जिल्लियो पुलिस वालों को अपनी आईडी दिखा देता है और इन्हें पूरी बात बता देता है। और फिर उसके बाद पुलिस वाले लू फेंग को ही पकड़ लेते हैं और लू फेंग कह रहा होता है, मैं लू खानदान का वारिस हूँ, मुझे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता।
और अब इसका वकील बहुत ही धीरे से इससे कह रहा होता है, मैंने और आपकी फैमिली ने सारे कनेक्शन यूज कर लिए हैं, उसके बाद भी हम आपको जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे। और लूफेंग कहता है, इम्पॉसिबल, मैं लू फैमिली का वारिस हूँ। और वकील इससे कहता है, प्रॉब्लम ये है कि इस बार आप गलत आदमी से भिड़ गए हैं। और फिर लूफेंग कहता है, शिन्यान को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। और वकील कहता है, हम वो भी ट्राई कर चुके हैं, लेकिन अब वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और अब ये भाई साहब ठंडे होकर बैठे जाते हैं। और अब शिन्यान को चिंजन का मैसेज आता है और इसे बताती है कि वैंग फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और लूफेंग को जमानत नहीं मिल रही, क्योंकि लूफेंग ने शिन्यान को किडनैप करने के लिए वैन फैमिली के बेटे का ही सहारा लिया था। और उसने लूफेंग की हेल्प इसलिए की थी क्योंकि सिन्यान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। और अब सिन्यान जिनलियो को मैसेज करती है और उससे पूछती है, क्या वैंग फैमिली को तुमने बैंकरप्ट किया है? और जिनलियो कहता है, हाँ बिल्कुल, उन्हें उनके कर्मों की सजा मिली है। और अब तो सिन्यान जिनलियो के ऊपर फुल लट्टू हो जाती है और बिस्तर में आकर शर्माते हुए अपना मुंह छुपाकर लेट जाती है। और फिर जिनलियो इसकी ऐसी हरकत को देखकर इसके पास आकर कहता है, क्या हुआ, कि मेरी वाइफ मुझसे कुछ कहना चाहती है? और सिन्यान कहती है, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉडी चेकअप में मेरी हेल्प करो। और जिल्लियो कहता है, वो कैसे? और फिर सिन्यान जल्दी से इसको किस कर लेती है और ये कहता है, मुझे सेड्यूस मत करो। और फिर सिन्यान कहती है, आज रात हमें अपनी शादी को कंप्लीट कर लेना चाहिए। और सिन्यान की बात सुनकर जिल्लियो कहता है, मैं कभी भी अपनी बीवी को निराश नहीं करूंगा। और फिर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब जिनलियो शिनयान को एक तोहफा देता है, जो कि एक डायमंड का ब्रोच था, जिसकी कीमत मिलियंस में होती है। और माँ ने जिनलियो को कंपनी किसी काम से बुलाया था, इसीलिए जिनलियो शिनयान के साथ कंपनी आता है और शिनयान से कहता है, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, जब तक तुम कंपनी के अंदर जाओ। और शिनयान कंपनी के अंदर आती है और जिनलियो का मूवी बनाने का और प्लस में आईटी का खानदानी बिजनेस है। और कंपनी में सिन्यान की सिस्टर भी होती है और सिन्यान की सिस्टर सिन्यान को देखकर कहने लगती है, क्या तुम्हें पता नहीं कि जिन ग्रुप है और यहाँ पर बदबूदार लोगों का आना मना है? और इसकी बात का जवाब देते हुए सिन्यान कहती है, बिल्कुल सही कहा, इसीलिए तुम्हें ब्रश करके आना चाहिए था, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। और इसे इग्नोर करके जाने लगती है, मगर इसकी बहन जानबूझकर सिन्यान को धक्का दे देती है, जिसकी वजह से सिन्यान के हाथ से बॉक्स गिर जाता है। और फिर सिन्यान बॉक्स को उठाकर खोल कर देखती है तो ब्रोच टूट चुका था। और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर अपनी बहन से कहने लगती है, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, जिसकी वजह से इतना महंगा ब्रोच टूट गया, तुम्हें इसके लिए कंपनसेशन देना होगा। मगर इसकी बहन अपने घमंड में इसको झूठी बोल रही होती है और इससे कह रही होती है, एक नकली कांच के ब्रोच को असली बताकर मुझसे पैसे हटना चाहती हो। और साथ में जिल्लियों का नाम लेकर उसकी इंसल्ट भी कर रही होती है। और फिर बहुत ही ज़्यादा घमंड में अपने पर्स से पैसे निकालकर शिन्यान के ऊपर फेंक के जाने लगती है, मगर शिन्यान इसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है, तुम्हें इस ब्रोच की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और इसकी बहन कहती है, एक नकली ब्रोच को असली बताकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो? और तभी जिनलियो भी आ गया था और उसने सब कुछ देखकर पुलिस वालों को फ़ोन कर दिया होता है और अब पुलिस यहाँ आ जाती है। और फिर शिन्यान पुलिस वालों को पूरी बात बता देती है और इतनी देर में जिल्लियो का आदमी भी उस ब्रोच के पेपर लेके आ जाता है। और पेपर्स को देखकर पुलिस वाला शिन्यान की बहन से कह रहा होता है, ये ब्रोच एकदम असली है और आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। और अब शिन्यान की बहन को धक्का लग जाता है और कह रही होती है, इम्पॉसिबल, आखिर इन लोगों के पास इतना महंगा ब्रोच कहाँ से आया? और फिर जिल्लियो कहता है, ये ब्रोच जिन ग्रुप का है। और ये बात जानकर शिन्यान की बहन कहती है, जिन ग्रुप। और फिर जल्दी से सारा ब्लेम शिन्यान के ऊपर डालने लगती है, मगर तभी दो पुलिस वाले आ रहे आते हैं और इससे कहते हैं, हमने सीसीटीवी कैमरा चेक कर लिया है, सारी गलती आपकी है, आपने जानबूझकर धक्का दिया था, जिसकी वजह से ब्रोच टूट गया और इसीलिए अब आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। और अब ये बुरी तरीके से फंस गई थी, लेकिन तभी इसके पेरेंट्स आ जाते हैं और शिन्यान से कहने लगते हैं, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, आखिर ये तुम्हारी छोटी बहन है। और शिन्यान कहती है, बिल्कुल नहीं, अब ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, इसने जो कुछ किया है जानबूझकर किया है, इसीलिए इसे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर इसका फादर कहता है, ठीक है, हम इस ब्रोच के नुकसान की भरपाई कर देंगे, लेकिन उसके बाद तुम्हारा हमारे खानदान से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और अपने फादर के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिन्यान मन में कहती है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरा रिश्ता आपके परिवार से सिर्फ तब तक है जब तक कि मैं आपकी बात मानती रहूं। और अब शिन्यान कह देती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। और शिन्यान के मुंह से ये बात सुनकर इसका फादर बुरी तरीके से चिढ़ जाता है और फिर से शिन्यान को अपने एहसान गिनवाने लगता है। और फिर शिन्यान उससे कहती है, हाँ बिल्कुल, आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और हमेशा अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहा। और फिर इसकी माँ कहती है, ठीक है, तू हमसे रिश्ता ख़त्म कर दे और फिर हम देखते हैं तुझ जैसी अनाथ की पूरे शहर में कौन हेल्प करता है। और इनकी बात सुनकर जिल्लियो कहता है, मैं क्या मर गया हूँ?
और फिर ये लोग जिनलियो की भी इंसल्ट करने लगते हैं। उसे गरीब और भिखारी बोल रहे होते हैं, क्योंकि अभी तक इन लोगों को ये नहीं पता कि ये जहाँ पर खड़े हैं वो जिनलियो की ही कंपनी है, और ना ही अभी तक इन लोगों को जिनलियो का पूरा नाम पता है। और फिर जिनलियो कहता है अब ये रिश्ता कानूनी तौर पर भी खत्म होगा, और पुलिस वाले से कहता है आप इस बात के गवाह हैं। और फिर एक फॉर्म पर ये लोग साइन कर देते हैं, और इसी के साथ शिनयान का इन लोगों से रिश्ता खत्म हो जाता है। और फिर जिनलियो पुलिस वालों से कहता है इन लोगों से डैमेज का सारा पैसा लेकर जिन ग्रुप में जमा करवा देना, और इतना बोलकर शिनयान को लेकर यहाँ से चला जाता है। और अब पुलिस वाले शिनयान की बहन को पकड़ के ले जाते हैं, और अब शिनयान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि अब उसका रिश्ता उन लोगों से नहीं रहा। और जिनलियो इससे कहता है क्या तुम्हें इस बात का पछतावा है, और शिनयान कहती है बिल्कुल भी नहीं। और अब जियांग शिनयान के पास आती है और उससे कह रही होती है इस पेपर पर साइन करो, ये 1 मिलियन रखो और लू फेंग को जेल से बाहर आने दो। और फिर शिनयान इससे कहती है माना कि लू परिवार बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, मगर इतना भी नहीं कि मुझे खरीद सके। और फिर ये पेपर और कार्ड इसके ऊपर फेंक देती है, और फिर जियांग इसके ऊपर बुरी तरीके से खिंचा जाती है और उससे कह रही होती है इंतज़ार करो, जब लू फेंग जेल से बाहर आएगा तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और शिनयान कहती है बिल्कुल मैं इंतज़ार करूँगी। और आज एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, क्योंकि जिनलियो की माँ सारी दुनिया को अपने बहू और बेटे से आज मिलवाना चाहती थी। और यहाँ पर शिनयान का फादर और उसकी बहन भी आते हैं, और शिनयान के फादर ने इस पार्टी का इन्विटेशन जुगाड़ लगाकर हासिल किया था, और यही सारी बातें अपनी बेटी से कह रहा होता है, और कह रहा होता है मैं कोशिश करूँगा कि मैं किसी तरीके से जिन ग्रुप के साथ बिजनेस कर सकूँ और हमारे हालात अच्छे हो जाएं। और अब इस पार्टी में हमारे हीरो और हीरोइन आते हैं, और शिनयान की बहन इन लोगों को देखती है और देखकर कह रही होती है आखिर भिखारी इस पार्टी में कैसे आ सकते हैं। और फिर इन दोनों के पास आकर फिर से इनकी बेइज्जती करने लगती है और कह रही होती है तुम दोनों ने मुफ्त का VIP खाना खाने के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसा खर्चा कर दिया है, और चोर बाजार से कपड़े खरीद कर लाए हो। और इन लोगों की बात पर विश्वास कर ये औरत भी इनकी बेइज्जती करने लगती है, और इन लोगों की बकवास सुनकर भी जिनलियो बहुत ज़्यादा शांत खड़ा था। और फिर शिनयान की बहन इन लोगों की इंसल्ट करते हुए जिनलियो को गरीब सोल्जर बोल रही होती है, और इन लोगों की बकवास सुनकर मैडम जिन की आवाज़ आती है, और वो कहती हैं किसने कहा कि मेरा बेटा जिनलियो एक गरीब सोल्जर है। और ये बात सुनकर तो इन लोगों के ऊपर की सांस ऊपर और नीचे के नीचे रह जाती है, और इसी के साथ इन लोगों को पता चलता है कि आखिर जिनलियो है कौन। और अब जिनलियो शिनयान की बहन से कहता है तुम्हें कुछ ज़्यादा हिम्मत है, जो बार बार मेरी पत्नी की बेइज्जती करती रहती हो और उसे परेशान करती रहती हो। लगता है तुम भी वहीं जाना चाहती हो जहाँ लू फेंग जा चुका है। और अब घबराते हुए शिनयान का फादर कहता है कैप्टन इसे माफ़ कर दीजिए, ये दोनों तो बहनें हैं। और फिर जिनलियो कहता है बहनें कैसी बहनें, आप भूल गए आप ही ने संबंध खत्म किए हैं। और ये कहता है कैप्टन वो सब तो मैंने यूं ही गुस्से में बोल दिया था, अगर किसी इंसान के शरीर की हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसे भी जोड़ देते हैं, और फिर ये तो एक परिवार की छोटी सी नोकझोंक है, ऐसे थोड़ी ना रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और फिर शिनयान कहती है परिवार कैसा परिवार, आपने मुझे परिवार का समझा कब था, हमेशा मुझे अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहा, और मेरी शादी एक अय्याश इंसान से करवानी चाहिए। और फिर जिनलियो अपने आदमी को बुलाता है और उससे पूछता है क्या हमने इन लोगों को पार्टी में इनवाइट किया है, और ये कहता है बिल्कुल भी नहीं। और फिर जिनलियो कहता है जिन्हें हमने इनवाइट नहीं किया उन्हें इस पार्टी में आने का कोई हक नहीं, और अब जल्दी से जल्दी इन लोगों को पार्टी से बाहर निकाल दो। और अब जिनलियो के गार्ड्स इन लोगों को पकड़ लेते हैं, मगर शिनयान की बहन की अकड़ अब भी कम नहीं हुई थी, और शिनयान से कह रही होती है ये सब तेरी गलती है, तूने जानबूझकर हमसे सच्चाई छुपाई। और इसकी बात सुनकर जिनलियो कहता है मिस जी लिंगसिंग आपको अब भी लगता है कि आप मेरी पत्नी को धमका सकती हैं। और फिर शिनयान का फादर बौख लाकर अपनी बेटी में थप्पड़ लगा देता है, और फिर जल्दी से अपने घुटनों पे आकर खुद को थप्पड़ मारने लगता है, और अपनी बेइज्जती करते हुए कह रहा होता है मैं बेवकूफ़ था, मैं तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं हूँ जो इस बच्ची को पहचान नहीं पाया, हमसे गलती हो गई, इस बार हमें माफ़ कर दें। और फिर शिनयान जिनलियो से कुछ कहती है, और फिर जिनलियो कहता है याद रहे अगर अगली बार फिर से आप लोगों ने मेरी पत्नी को परेशान करने की कोशिश की तो फिर इस सिटी में नहीं रह पाओगे। और फिर इसी के साथ इन लोगों की बेइज्जती करते हुए इन लोगों को पार्टी में से बाहर निकाल दिया जाता है, और फिर जिनलियो की माँ अपने बेटे और बहू को सबसे मिलवाती है। और अब ये औरत जो कि शिनयान की बहन की साइड बोल रही थी अपनी भाषा बदल लेती है और इन दोनों की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। और अब पार्टी खत्म हो चुकी थी, और जिनलियो शिनयान को यहाँ खड़ा करके अपनी कार लेने के लिए चला जाता है, और जिनलियो के जाते ही जियांग यहाँ पर आ जाती है और अचानक से शिनयान के ऊपर हमला कर देती है, और शिनयान खुद को बचाने के लिए इसके पैर में सैंडल मार देती है। मगर जियांग यहाँ पर अकेली नहीं आई थी, अपने साथ में गुंडों को लेकर आई थी, और जियांग के लायक गुंडे शिनयान को परेशान कर रहे होते हैं, इसे बहुत ही ज़्यादा हरास कर रहे होते हैं। मगर तभी जिनलियो इस गुंडे में एक लात देता है, और फिर शिनयान को संभालता है और इसे कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में देर हो गई। और फिर शिनयान जियांग से कहती है तुम्हारे बुरे हालातों की जिम्मेदार तुम खुद हो, मैं नहीं। और जियांग से कहती है ब्रदर मुझे पसंद करते थे, इसीलिए जलस होकर तूने उन्हें जेल में डलवा दिया।
हमारी बर्बादी की जिम्मेदार तू है। मगर अब शिन्यान इससे और बहस नहीं करती और फिर जिल्लियों से कहती है, अपने गार्ड्स को बुलाकर इन लोगों को जेल में डाल दो। और फिर जिल्लियों के गार्ड्स इन लोगों को यहाँ से ले जाते हैं और इन लोगों के जाते ही लूफेंग इनके सामने आता है और लूफेंग को यहाँ देखकर शिन्यान चौंक जाती है और लूफेंग शिन्यान से कहता है, तुम ठीक हो? और फिर जिनलियो लूफेंग से कहता है, अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तुमने ही जियांग से करवाया था ना? और लूफेंग कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जियांग मुझे पसंद करती है और मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन तुम बीच में आ गए और मेरा कैरेक्टर मुझसे छीन लिया। और फिर शिन्यान कहती है, लूफेंग तुम बहुत ही ज़्यादा घटिया हो। और लूफेंग इससे कहता है, शिन्यान अब तो जियांग जेल चली गई है और अब वो तुम्हें कभी भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है? और शिन्यान की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी जिनलियो इसमें एक पंच लगा देता है और सोल्जर का एक ही पंच खाकर ही गिर पड़ता है। और फिर जिनलियो शिन्यान को अपने गोद में उठा के ले जाता है और अब हालातों को देखते हुए जिनलियो ने शिन्यान के लिए बॉडीगार्ड्स का इंतजाम कर दिया था। और शिन्यान उसे कहती है, थैंक यू हस्बैंड। और शिन्यान के मुंह से पहली बार अपने लिए हस्बैंड शब्द सुनकर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और लूफेंग अभी बाज नहीं आता और अपने संग लोगों की भीड़ को लाकर शिन्यान को फिर से फ्लावर देकर मनाने की कोशिश करता है। और इसके साथ आए लोग शिन्यान को लूफेंग को माफ़ करने के लिए कह रहे होते हैं और शिन्यान मुस्कुराते हुए इससे फ्लावर लेती है और फिर ले आकर डस्टबिन में फेंक देती है। और ये देखकर यहाँ खड़े लोग शिन्यान के बारे में गलत बातें बोलने लगते हैं और वह शिन्यान कहती है, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं मुझसे माफ़ी मांगो और यहाँ से चले जाओ। और अब ये सारे के सारे शिन्यान से माफ़ी मांगते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। और फिर लूफेंग शिन्यान से कहता है, कुछ दिन बाद दादी का जन्मदिन है, तुम आओगी ना? और शिन्यान कहती है, मैं दादी के जन्मदिन में ज़रूर आऊँगी। और अब शिन्यान अपने दोस्त के संग जा रही होती है, तभी गलती से एक आदमी से टकरा जाती है और फिर से माफ़ी मांगने लगती है। मगर जैसे ही ये आदमी शिन्यान को देखता है, देखते ही रह जाता है और शिन्यान से फिर इसका नाम पूछता है और वह शिन्यान इसको अपना नाम बताती है। और तभी शिन्यान को किसी का फ़ोन आ गया था, इसीलिए शिन्यान को किसी ज़रूरी काम से जाना था और शिन्यान ने गलती से इस आदमी के कपड़े ख़राब कर दिए थे, इसीलिए इसको अपना कार्ड दे देती है। और अब शिन्यान को इस आदमी का फ़ोन आता है और ये शिन्यान को रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है और शिन्यान इससे मिलने के लिए आती है और यहीं पर एक और लेडी बैठी होती है और ये लेडी इस आदमी की आंटी है। और जब इसकी आंटी यंग थी तो बिल्कुल शिन्यान की तरह दिखती थी और जब इनकी डिलीवरी हुई थी तब इनका बच्चा एक मरे हुए बच्चे के संग बदल गया था। और शिन्यान को देखकर यह आदमी यही सोच रहा था, हो सकता है कि ये इसकी आंटी की बेटी हो। और अभी लेडी शिन्यान को पूरी बात बता देती है और फिर इसे डीएनए टेस्ट करवाने को बोलती है और शिन्यान राजी हो जाती है। और अब शिन्यान दादी माँ की बर्थडे पार्टी में आती है और लूफेंग इससे बात करना चाह रहा था, लेकिन शिन्यान इसको इग्नोर कर रही होती है। और दादी माँ शिन्यान को बहुत दिनों बाद देख रही थी और इससे मिलकर इससे खुश हो जाती हैं। और फिर शिन्यान दादी माँ को बर्थडे की बधाई देकर ऐसे जा रही होती है और लूफेंग से कहता है, ठीक है, एक बार जाने से पहले दादी माँ के बर्थडे के नाम की वाइन पी लो। और शिन्यान वाइन पीने को राजी हो जाती है और एक घटिया इंसान अपने मन में कह रहा होता है, मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, क्योंकि इसने वाइन में ड्रग मिलाया था। और अब मेड आकर बताती है जिन फैमिली का बेटा आ गया है और दादी उसे यहाँ लाने के लिए बोलती है। तभी यहाँ जिल्लियो आ जाता है और जिल्लियो को देखकर लूफेंग के होश उड़ जाते हैं और कह रहा होता है, इम्पॉसिबल, तुम जिन फैमिली के बेटे हो ही नहीं सकते। और फिर जिल्लियो कहता है, लगता है उस दिन जो तमाशा हुआ था उसके बाद भी तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि मेरी असली पहचान क्या है। और फिर जिल्लियो दादी माँ को जन्मदिन की बधाई देता है और दादी माँ इससे कहती हैं, तुम सच में जिन परिवार के बेटे हो? और जिल्लियो कहता है, हाँ, और ये मेरी बीवी है। और अब बहुत ही ज़्यादा चिढ़ते हुए लूफेंग कहता है, अब मेरी समझ में आया कि आखिर इतनी बार माफ़ी मांगने के बाद भी तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आई, क्योंकि तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा रईस आदमी मिल गया था, बच्चलन औरत। और लूफेंग के मुंह से इतनी घटिया आवाज़ सुनकर जिल्लियो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में इतना गंदा बोलने की? और अब तुम्हें अपनी हर एक गलती की सज़ा मिलेगी। और तभी पुलिस वाले आकर इसको पकड़ लेते हैं और दादी माँ घबरा कर कहती हैं, आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि दादी माँ को पूरी बात नहीं पता थी। और फिर जिल्लियो दादी माँ को बताता है, क्योंकि आपके पोते ने झूठे समझौते के पेपर बनवाकर बेल पर बाहर आ गया था। और साथ ही साथ जिल्लियो शिन्यान के हाथ से वाइन का गिलास लेकर पुलिस वालों को दे देता है और कहता है, इसकी जांच करवाओ, मुझे पूरा विश्वास है इसने कुछ मिलाया है। और अब बैक करते हुए लूफेंग शिन्यान से कहता है, शिन्यान, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया और 5 साल पहले अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हारी जान बचाई थी, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। और लूफेंग की बात सुनकर जिल्लियो कहता है, सच में 5 साल पहले तुमने इसकी जान बचाई थी? और लूफेंग कहता है, मैंने नहीं तो क्या तुमने बचाई थी? और फिर जिल्लियो कहता है, हाँ, संयोग से मैंने ही बचाई थी। और अब लूफेंग की बोलती बंद हो जाती है और इसी के साथ शिन्यान को पता चल जाता है कि 5 साल पहले उसकी जान किसने बचाई थी। और अपने मन में कह रही होती है, 5 साल पहले और पिछले जन्म में मुझे बचाने वाला यही था। और अब ये दोनों घर पर होते हैं और सच्चाई जानकर शिन्यान बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और इससे कह रही होती है, जिल्लियो, आई लव यू।
मुझे नहीं पता था कि हम दोनों एक दूसरे को पिछले 5 साल से जानते हैं। और जिल्लियो कहता है हमारी किस्मत में मिलना लिखा था क्योंकि हमारी जोड़ी ऊपर से बन के आई है। और फिर शिन्यान कहती है सच में तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा लकी हो। और अब जिल्लियो इसे बताता है तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और ये बात जानकर शिन्यान खुश हो जाती है और कह रही होती है इसका मतलब कि मैं अनाथ नहीं हूँ। और अब जिल्लियो ने शिन्यान के लिए ऑक्शन में से एक बहुत महंगी अंगूठी खरीदी थी और फिर अपने घुटनों पर बैठकर इसे शादी के लिए प्रपोज करता है। और अब इन दोनों की शादी होती है और इस शादी में शिन्यान की माँ भी थी। और शिन्यान की माँ जिल्लियो से कह रही होती है हमेशा मेरी बेटी के संग वफादार रहना और इसका ख्याल रखना। और जिल्लियो कहता है माँ आप चिंता ना करें, मैं वादा करता हूँ मैं जिंदगी भर इससे प्यार करूंगा और इसकी रक्षा करूंगा और मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक यही मेरी पत्नी रहेगी। और यदि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं तो मेरे ऊपर बिजली। और इतना बोलते ही शिन्यान इसको टोक देती है और ऐसा कहती है फालतू की बातें मत करो। और अब सबके सामने इन दोनों की शादी हो जाती है और इसी खूबसूरत पल के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।